चले तो सबको लिख के डायस मारेंगे। सहसंयोजक ठोस क्या है? सहसंयोजक ठोस क्या है? सहसंयोजक ठोस क्या है? तो लिखेंगे भाई कि वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणु के बीच सहसंयोजक जिनके परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन बल लगता हो, सहसंयोजक बंधन बल लगता हो उसे सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। सहसंयोजक बंधन बल लगता हो उसे सहसंयोजक ठोस कहा जाता है, या इसे नेटवर्क ठोस या जलक्रामक ठोस भी कहा जाता है। बाबू आपसे प्रश्न उठेगा कि सहसंयोजक ठोस को कितने नाम से जाना जाता है? 3 नामों से जाना जाता है। मैं इसके बारे में बतलाया था कि सहसंयोजक ठोस भी कह सकते हो, नेटवर्क ठोस भी कह सकते हो, या जल क्रामक ठोस भी कह सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ना पूछ ले, पूछा हुआ है, एक प्रश्न में पूछा हुआ है कि जल क्रामक ठोस क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जाम में नेटवर्क ठोस क्या है, ये भी पूछा हुआ है। सहसंयोजक ठोस क्या है, ये भी पूछा हुआ है। लेकिन क्या तीनों का आंसर अलग अलग दिया जाएगा? नहीं, तीनों एक ही देना है। सहसंयोजक ठोस होता है वह एक कठोर पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? कठोर नहीं, अति कठोर होता है। क्या होता है भाई? अति कठोर। तो पूछा जाएगा कि सहसंयोजक के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं? तो सहसंयोजक के अंतर्गत आपको एक हीरा का नाम सुना होगा। क्या चीज का नाम सुना होगा? हीरा का। आपने पढ़ा होगा पीछे कि सबसे कठोर पदार्थ किसको माना जाता है? तो हीरा को माना जाता है। अब पूछेगा कि हीरा कौन से बंधन के द्वारा बंधे होते हैं? सहसंयोजक। कौन? सहसंयोजक बंधन के द्वारा। अब एक कठोर होता है, एक क्या होता है? कठोर होता है, बहुत ज्यादा कठोर पदार्थ है, जिसे हम लोग काट ही आसानी रूप से नहीं सकते। हीरा हो गया, एक सुना होगा क्वार्टज का नाम सुना होगा। क्वार्टज, क्वांटम नहीं होता है, क्वार्टज का नाम सुना होगा। एक ग्रेफाइट का नाम सुना होगा। एक ग्रेफाइट होता है, और आपके पता होना चाहिए
कि अगर ग्रेफाइट की बात किया जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि सहसंयोजक ठोस में कौन ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो एकरा में ना तो आपको हीरा होगा सुचालक, ना तो क्वार्टज होगा सुचालक, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक को होता है। और एक कठोर भी होता है पर उतना कठोर नहीं होता है जितना हीरा होता है। लेकिन इन तीनों बंधा होता है जिसका नाम है सहसंयोजक। क्या कौन से बंधा होता है? सहसंयोजक से बंधा होता है। तो प्रश्न उठेगा कि सहसंयोजक ठोस किसे कहा जाता है? कौन ठोस पूछेगा? सहसंयोजक ठोस किसे कहा जाता है? तो बोलिएगा कि वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन बल लगता हो, वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंधन बल लगता हो, सहसंयोजक बंधन बल लगता हो, उसे सहसंयोजक ठोस के नाम से क्या करते हैं? तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि नेटवर्क ठोस किसे कहेंगे, या एग्जाम में पूछा जाएगा जलक्रामक ठोस किसे कहेंगे? तो बोलिएगा वैसा क्रिस्टल, वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन बल लगता हो, उसे सहसंयोजक ठोस या जलक्रामक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, कई बार पूछा है एग्जाम में। तो जैसे में आप लोगों को समझ में आ गया, अब लिखेंगे सहसंयोजक ठोस के गुण। देखिए सहसंयोजक ठोस के गुण, सहसंयोजक ठोस के गुण लिख लिए। सहसंयोजक ठोस के गुण, तो गुण में लिखेंगे बाबू, ये बहुत कठोर होते हैं, ये बहुत कठोर होते हैं। सहसंयोजक के गुण में लिखेंगे बाबू, ये बहुत कठोर होते हैं, ये बहुत कठोर होते हैं, ये बहुत, अभी मैंने बता रहा था हीरा कैसा पदार्थ है भाई? बहुत कठोर, कठोर नहीं बहुत कठोर। इसका द्रवणांक वदनांक अति उच्च होता है, इसका चलकता नहीं होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि हीरा एक चलकता पदार्थ है? नहीं है। लेकिन इसमें एक है ग्रेफाइट, जिसमें सिर्फ ग्रेफाइट में ही चलकता क्रिया होता है। तब पूछेगा कि हीरा का द्रवणांक वदनांक, तो बोलेगा अति उच्च होता है। हीरा का द्रवणांक वदनांक अति उच्च होता है। ग्रेफाइट पेंसिल देखे हैं? पेंसिल देखे हैं? पेंसिल को छीलिएगा तो उसमें ब्लैक ब्लैक टाइप का कुछ निकलता है, जो जिसको माध्यम से धारा को प्रवाह किया जा सकता है। आप 10वीं वर्ग में पढ़े होंगे, इसके बारे में नहीं पढ़ाया गया होगा अलग की बात है, लेकिन इसके बारे में पढ़ाना है ग्रेफाइट के बारे में, क्योंकि 10वीं में इसको बताना है। जब देखे होंगे एक चित्र पार के 10वीं वर्ग वाले बुक में बताया गया है कि इधर से तार जोड़ दिया गया छीलकर, और इधर से तार जोड़ करके बल्ब जलाने का क्या किया गया। एक मतलब धारा को क्या करता है, लेकिन ग्रेफाइट के सिवाय कोई धारा को परवाह नहीं कर सकता। अगर कहना है तो ऐसा है, तो कल मैं ग्रेफाइट में प्रैक्टिकली करके दिखलाने का काम करूंगा। तेरा में कोई संकोच वाली बात नहीं है। देखिए कैसे धारा को प्रवाह होता है। एक पेंसिल आना है, एक पेंसिल का इधर छिलना है, एक पेंसिल का इधर छिलना है, और छिलने के बाद यहाँ तार जोड़ेंगे, यहाँ तार जोड़ेंगे, एगो तार रहेगा, एगो में बल्ब जला देंगे। देखिएगा हम लाइन देंगे, जलना चालू हो जाएगा। एक मतलब उसमें धारा का प्रवाह होता है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब समझेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी आप लोग को बताया
कि ये बहुत कठोर होते हैं। हीरा कैसा पदार्थ होता है भाई? बहुत कठोर। याद हो गया आप लोगों को? हीरा कैसा पदार्थ है? बहुत कठोर। अगला लिखेंगे, इनके अपवर्तनांक उच्च होता है। इनके अपवर्तनांक उच्च होता है। इनके अपवर्तनांक उच्च होता है। वो होते रहता है, सिस्टम बना दिया है ना, तो सब एक नौकरी पर देखित रहेगा, इसलिए बंद करना रहता है। कहीं लोगों तुम लोग, हीरा का अपवर्तनांक उच्च होता है। हीरा का अपवर्तनांक उच्च होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? होता है। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी विद्युत का कुचालक होते हैं। नेक्स्ट में, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी विद्युत का कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी विद्युत का कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी विद्युत का कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी विद्युत का कुचालक होते हैं। अब समझने वाली बात है, हीरा विद्युत का सुचालक हो सकता है, क्वार्टज नहीं हो सकता है, न हीरा हो सकता है, दोनों में कोई नहीं। लेकिन हीरा में होगा सुचालक, तो किसमें होगा? ग्रेफाइट में। बाकी ये दोनों है जो कुचालक। कुचालक केकरा कहा जाता है? जिसमें धारा को प्रवाह न किया जाए उसे कुचालक, जिसमें धारा को प्रवाह किया जाए उसे सुचालक। तो प्रश्न उठेगा कि बताओ सहसंयोजक में कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा को प्रवाह किया जा सकता है, और कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा को प्रवाह न किया जा सकता है। तो बताइएगा कि सहसंयोजक ठोस में हीरा और क्वार्टज में धारा को प्रवाह नहीं किया जा सकता है, जबकि ग्रेफाइट में सिर्फ धारा को प्रवाह किया जा सकता है। समझ में आ गया आप लोग को? अगला प्रश्न लिखेंगे ओकरे में बाबू, इनके द्रव्यनांक और कवथनांक उच्च होते हैं। 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 हो गया? चलिए, समझ में तो आ गया होगा। कोई दिक्कत आप लोग को? अब एक नंबर का सवाल यहाँ उठेगा कि बताओ हीरा का द्रव्यनांक कवथनांक कैसा होता है? ऊंच होता है। ऊंच नहीं, अति ऊंच होता है। अब बताओ हीरा विद्युत का क्या है? सुचालक है या कुचालक है, या दोनों है या कोई नहीं है? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इससे ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिएगा ना। हाँ, एक ही चीज पढ़िए, लेकिन इसको मत के पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, हमको ज्यादा उया के चलना नहीं है। अब लिखेंगे बाबू नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न में आ जाइए, गुण 4 को हो गया। प्रश्न में आइए कि कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, क्यों? कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, क्यों? क्वेश्चन बनाएंगे, कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, क्यों? कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, क्यों? कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, क्यों? कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, क्यों? कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, क्यों? तो लिखेंगे कि जब कांच को खुली वायु में, जब कांच को खुली वायु में, जब कांच को खुली वायु में, जब कांच को खुली वायु में लंबे समय तक, जब कांच को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, जब कांच को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, तो कांच की ऊपरी वाली परत, तो छोड़ दिया जाता है तो कांच की ऊपरी वाली परत
तो कांच के ऊपरी वाली परत धीरे धीरे बहकर कांच के ऊपरी वाली परत धीरे धीरे बहकर कांच की ऊपरी वाली परत धीरे धीरे बहकर नीचे की ओर चले आती है। कांच की ऊपरी वाली परत धीरे धीरे बहकर नीचे की ओर चले आती है। धीरे धीरे बहकर नीचे की ओर चले आती है, जिसके कारण ऊपर की परत जिसके कारण ऊपर की परत पतली और कमजोर हो जाती है, जिसके कारण कांच की ऊपरी वाली परत पतली और कमजोर हो जाती है। बोला नहीं बाबू? ऊपरी वाली परत कमजोर और पतली हो जाती है और नीचे की परत मजबूत और मोटी हो जाती है। और नीचे की परत मजबूत और मोटी हो जाती है, उसे कांच को अतिशीतलित द्रव कहा जाता है। उसे कांच को अतिशीतलित, मैंने क्या बताया कि जब कांच को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो कांच की ऊपरी वाली परत धीरे धीरे बहकर नीचे चले आती है। धीरे धीरे बहकर नीचे चले आती है, जिसके कारण कांच की ऊपरी वाली परत पतली और कमजोर हो जाती है, जबकि नीचे वाली परत मोटी और मजबूत हो जाती है। उसे कांच को अतिशीतलित द्रव कहा। अब समझने वाली बात आ गया भाई, कांच को अतिशीतलित द्रव, कांच को पची अतिशीतलित द्रव। हम यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई कि जब कह रहा है कि कांच के, मान लिया एक कांच के मैंने गिलास ले लेता है, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने एक कांच के गिलास ले लेता है बात नहीं करिए, मान लिया एक कांच का गिलास है, कांच का क्या है, अब गिलास है, बोतल है, शीशी है, लोहा नहीं शीशी है। अगर हम किसी भी चीज को, बाबू सुनो, अगर हम किसी भी चीज को, ओ मैया, अगर किसी भी चीज को अगर हम लोहा आदि कांच से बनी कोई वस्तु को अगर कहीं खुली वायु में छोड़ देते हैं लंबे समय तक, कुछ वर्षों, तब ऊपर वाली धीरे धीरे बहकर कहाँ चलाएगा, नीचे की ओर चलाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी ऊपर वाली परत धीरे धीरे बहकर नीचे की ओर चलाएगा। अब ऊपरी वाली परत धीरे धीरे बहकर नीचे की ओर आ जाएगा, तो बताया जाए, आप ही लोग बताइए कि जब ऊपर वाली परत नीचे आएगा तो ये पतराएगा कि मोटा होगा? नीचे आएगा तो नीचे जब आएगा तो ये तो एकदम तय है, एकदम नियमता सी बात है कि नीचे आने पर ही मोटा हो जाएगा। कब? जब नीचे आएगा तब। अब समझेंगे बाबू, हला नहीं करना है छोटू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ऊपरी वाली परत क्या हो जाएगा? तो हमको लगता है कि ऊपर वाली परत पतला हो जाएगा, नहीं। अब जब इस कांच को लंबे समय तक खुली वायु में अगर छोड़ दिया जाए तो ऊपर की परत धीरे धीरे पिघल कर कहाँ चले आएंगे? नीचे की ओर चलाएंगे। तो जब ये नीचे की ओर आएगा तो नीचे की परत क्या हो जाएगा बाबू? मोटा हो जाएगा।
और मजबूत हो जाएगा। जबकि ऊपर से जो परत नीचे आया तो ऊपर तो पतला हो जाएगा ना जी, तो पतला भी हो जाएगा और कमजोर भी हो जाएगा। इसी को तो कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कांच को अति शीतलित द्रव किसे कहते हैं। क्या पूछा जाएगा बाबू, बताइएगा कि जब कांच के बनी वस्तु को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो कांच की ऊपरी वाली परत धीरे धीरे बहकर नीचे की ओर चले आता है, जिसके कारण कांच के निचले वाली परत मोटी और मजबूत हो जाती है, जबकि कांच की ऊपरी वाली परत पतली और कमजोर हो जाती है। उसी को कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता। याद होगा या नहीं होगा? तो पूछना और बताना आपका काम, मेरा पूछना काम, आपका बताना काम। और इसको एकदम याद कर लीजिएगा भाई, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्योंकि 12th का केमिस्ट्री में एक प्रश्न 2021 में या शायद 22 में भी पूछा है, लेकिन ये प्रश्न पूछा है, आपसे पूछा जा सकता है कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है क्यों? तो बोलिए कि जब कांच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो कांच की ऊपरी वाली परत धीरे धीरे बहकर नीचे की ओर चली आती है, जिसके कारण कांच के नीचे वाली परत मोटी और मजबूत हो जाती है, जबकि ऊपर वाली परत पतली और इसी को कहा जाता है कांच को अति शीतलित द्रव। कांच को अति शीतलित, याद हो गया कांच को अति शीतलित द्रव? याद करके रखिएगा कांच को अति शीतलित द्रव किसे कहा जाता है? जब कांच को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, जब कांच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो कांच की ऊपरी वाली परत धीरे धीरे बहकर नीचे चली आती है, जिसके कारण कांच की नीचे वाली परत मोटी और मजबूत हो जाती है, जबकि ऊपर वाली परत पतली और उसी को कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया बात है। अगला लिखेंगे बाबू।